स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार लेट्स लर्न के इस वीडियो सीरीज में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 66वीं बीपीएससी में पूछे गए गणित के सवालों। गणित के सवाल 66वीं बीपीएससी में टोटल 10 प्रश्न होते हैं और विश्वास कीजिए कि अगर आपको गणित की नॉलेज नहीं है तो ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं। इसमें एक्यूरेसी मायने रखती है और क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते हैं, सरल होते हैं। बस आपको मेथड आना चाहिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो सीरीज में आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं बीपीएससी में वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। और एक यूनिक पैटर्न भी देखा गया कि कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, सो उसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को देखने से पहले मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को कृपया एकांत में देखें और काफ़ी कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, सो दैट इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा और आपका रिवीजन भी होते चलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और आप मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन को करेक्टली अटेम्प्ट करके आएंगे। ओके, सो देखते हैं पहला क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एक स्कूल टीम है जिसमें 3 टीमें बनी हुई हैं, बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल। ओके, सो इसमें पूछा गया है कि कैसे कितने ऐसे प्लेयर हैं जो कि सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। ओके, क्वेश्चन पे बहुत ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा जा रहा है सिर्फ फुटबॉल, केवल फुटबॉल। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम की मदद से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। सॉरी, वेन डायग्राम में कुछ चीज़ें बहुत बेसिक होती हैं जो कि मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, 3 सर्किल मैंने बनाया है। 3 सर्किल 3 गेम्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये जो गेम्स हो गया, ये हो गया बास्केटबॉल, ये हो गया हॉकी, ओके, और ये हो गया आपका फुटबॉल। बास्केटबॉल टोटल कितने प्लेयर्स खेलते हैं, कितना दिया हुआ है, 21। हॉकी 26 और फुटबॉल 29। ओके, इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं, जैसे 14 खिलाड़ी ऐसे हैं जो हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल वाला पार्ट से कौन सा है, ये है हॉकी वाला सर्किल और ये है फुटबॉल वाला सर्किल। ओके ओके, उसके आगे दिया हुआ है कि 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। 12 खिलाड़ी हैं जो फुटबॉल और बास्केट, फुटबॉल का ये हो गया सर्किल और बास्केटबॉल का सर्किल ये हो गया। और 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल ये वाला, ठीक है। 8 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि तीनों खेल खेलते हैं। ओके, अच्छा, अगर आप ध्यान से देखिएगा इस सर्किल में तो कौन सा सर्किल का ऐसा पार्ट है इन दोनों का जो कि तीनों सर्किल में कॉमन है। तो देखिए, मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये तीनों सर्किल में है, राइट। तो ये कॉमन है। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि यही 8 वो लोग हैं जो कि तीनों गेम खेलते हैं, राइट। अब देखते चलिएगा ध्यान से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करते हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को। ओके, दिया हुआ कि 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। हॉकी वाला सर्किल ये था और बास्केटबॉल वाला ये था, 14 थे। यानी ये जो हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि जो कि हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, राइट। तो 8 तो ऑलरेडी ये है, तो क्या मैं इसको 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 8 और 6, यही 8 और 6 मिला के तो टोटल 14 खिलाड़ी हैं जो कि हॉकी और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं, राइट। अब आगे दिया हुआ कि 12 जो है फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल और बास्केटबॉल 12, 8 तो ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या, इसको मैं 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 8 और 4 मिला के ये जो हो गया, ये जो 2 खिलाड़ी होंगे वो, ये जो आपके 12 खिलाड़ी होंगे वो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलेंगे, राइट। 15 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी और फुटबॉल 15 खिलाड़ी। तो ये जो है पार्ट, ये यही तो वो ऐसे खिलाड़ी हैं 15 जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, क्योंकि दोनों सर्किल का दोनों पार्ट कॉमन पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 7। ओके, तो ये वेन डायग्राम एक ऐसा मेथड है ना, जो एक बार आपने सॉल्व कर लिया ना तो क्वेश्चन में चाहे कुछ भी पूछ ले, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चाहे एक साथ 5 क्वेश्चंस क्यों ना आ जाए, 6 क्वेश्चंस क्यों ना आए, वो सारे के सारे एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब फुटबॉल टोटल कितने खिलाड़ी खेल रहे थे, 29।
ये 7 है, ये 8 है, ये 4 है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा? पहले इनको जोड़ लो, 8 और 7 15, 15 और 4 19, तो ये कितना हो जाएगा? 10। हॉकी टोटल 26 है, राइट? ये 6 है, ये 8 है, ये 7 है, तो 8 6 14, 14 और 7 21, तो ये कितना हो जाएगा? 25। टोटल मिला के 26। ठीक है, ये टोटल मिला के 29, और ये टोटल मिला के फुटबॉल बास्केटबॉल खेलने वाले 21 है। तो ये 8 और 6 14, और 14 और 4 14 और 4 18, तो ये कितना हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं। केवल फुटबॉल आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सिर्फ फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी यही तो है, ये जो है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यही तो है जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं और कोई गेम्स नहीं खेलते हैं। ये वाला पार्ट है, राइट? ये तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। आपका आंसर हो गया 10। ठीक है, वैसे ही अगर पूछ देता कि सिर्फ बास्केटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी कितने हैं, तो वो हो जाए 3, क्योंकि यही तो है जो सिर्फ बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, और कोई गेम नहीं खेलते हैं। और सिर्फ हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी, वो हो जाता है 5। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सिर्फ 10। केवल फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी जो है वो 10 है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, मोहन 25 दिनों में एक काम को कर सकता है और जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि दोनों में ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, कौन सा मजदूर अच्छा काम करता है, तो आप क्या बोलेंगे? मोहन करता है या सोहन? ऑफ कोर्स सोहन करता है, बिकॉज सोहन उस काम को सिर्फ 20 दिनों में कंप्लीट कर दे रहा है, जबकि मोहन उसी काम को कंप्लीट करने में 25 दिन ले रहा है, राइट? तो सोहन अच्छा काम कर रहा है। दोनों ने एक साथ मिलकर 5 दिनों के लिए श्रम किया, मतलब उस काम को दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक किया। उसके बाद मोहन काम छोड़ के चला गया। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, पहले तो हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन में कि 5 दिनों तक दोनों ने मिलकर कितना प्रतिशत काम कंप्लीट कर लिया था और कितना प्रतिशत काम बाकी रह गया था, जिसको सोहन ने बाद में अकेले किया। ठीक है, वही निकालना है कि जो बाकी जो काम जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने में सोहन को अकेले कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो चूंकि एक काम को करने में सोहन को कितना टाइम लग रहा है, सोहन सोहन को लग रहा है 20 दिन एक काम को कंप्लीट करने में। यानी एक दिन में सोहन कितना काम कर रहा है? 1/20 का। ठीक है, मोहन को 25 दिन लगता है एक काम कंप्लीट करने में, तो एक दिन में मोहन कितना काम कंप्लीट करता है? 1/25, राइट? यानी एक दिन में 1/20 काम ही करेगा ना सोहन, और यहाँ पे मोहन 1/25 काम करेगा, क्योंकि मोहन को 25 दिन लगते हैं और सोहन को 20 दिन लगते हैं। ठीक है, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में सोहन कितना काम करता है? 1/20। एक दिन में मोहन कितना काम कर रहा है? 1/25। तो दोनों मिलके कितना करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, उतना ही काम करेंगे ना एक दिन में। ठीक है, एक दिन में दोनों का काम मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500, ये हो जाएगा 25 + 20, हो जाएगा 45/500, राइट? दोनों ने मिलके कितने दिनों तक काम किया? 5 दिन तक काम किया है। तो एक दिन में इतना काम हो रहा है, तो 5 दिन में कितना काम होगा? सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, ये हो जाएगा 100, यानी 0.45। 0.45 का मतलब क्या होता है? 45%। ठीक है, यानी 45% काम इन दोनों ने साथ में मिलकर कंप्लीट कर दिया था। तो कितना काम बच गया टोटल? काम बच गया टोटल, टोटल काम 100% होता है, तो 45% कंप्लीट हो चुका है, तो कितना बचा? 55% बच गया, राइट? तो 55% को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, और कौन कंप्लीट करेगा? सिर्फ सोहन कंप्लीट करेगा, राइट? ठीक है, तो 100% मतलब एक काम को कंप्लीट करने में सोहन को कितना टाइम लगता है? 20 दिन लग रहा है। ठीक है, तो 0.55 काम, जो 55% बाकी, उसको कंप्लीट करने में कितना लगेगा? 20 गुना 0.55, राइट? तो ये हो जाएगा 20 गुना 0.55 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 11। ठीक है, तो सोहन को टोटल काम करने में टोटल टाइम लगेगा 11 दिन। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ये एक मेथड था, लॉजिक था, जो मैंने आपको समझाया कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपने समझा कि कितना प्रतिशत काम कंप्लीट हो गया और कितना परसेंट काम बाकी रह गया। अगर ये भी पूछता कि कितना परसेंट काम बाकी है
और वो ऑप्शन में रहता तो आपका सही आंसर होता 55%। ठीक है, अगर ये पूछता कि कितना परसेंट काम कंप्लीट हो चुका था, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता 45%। ठीक है, और सोहन ने कितने दिनों में कंप्लीट किया बाकी काम को, तो उसका आंसर हो जाएगा 11। मतलब सारे तरह के क्वेश्चंस आप इसमें अगर घुमा फिरा के भी पूछा जाता तो आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। ओके, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले तो घड़ी समझ लेते हैं। घड़ी में दो सुइयां होती हैं, घंटे की सुई होती है जो छोटी सुई होती है, और 1 मिनट की सुई होती है बड़ी सुई होती है। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, हैंड राइटिंग पे प्लीज़ मत चाहिएगा, बिकॉज मैथ्स जो है वो सारी समझ वाली चीज़ है। अगर समझ जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ओके, सो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, लॉजिक पे। मेरी हैंड राइटिंग वैसे भी बहुत ख़राब है, मैथ्स वालों की हैंड राइटिंग ख़राब होती ही है, सो उस पर प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो मैं जो भी सॉल्व कर रहा हूँ, ये पीडीएफ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वो आपने डाउनलोड कर लीजिएगा और रेफर भी करते रहिएगा, सो दैट अगर कभी भूल गए तो एटलीस्ट उस पीडीएफ को देखने से याद आ जाएगा कि वीडियो में क्या था। अगर फिर भी भूल गए तो वीडियो अपलोडेड रहेगी, आप इसको फिर से धीरे धीरे रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, अब घड़ी में होता क्या है, यहाँ 12, 1, 2, फिर यहाँ 3। ठीक है, ये जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। सिमिलरली अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक जाए तो ये कितना होगा, 360 डिग्री का होता है सर्कल पूरा। ये तो सबको पता होगा कि एक सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है। ठीक है, हर घंटा जो होता है वो अपने आप में 30 डिग्री का होता है, 30, 30, 60 और 30, 90। ओके, यानी घंटे की सुई 1 घंटे में कितना डिग्री एंगल बनाती है, घंटे की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जाएगी, राइट। अगर 12 बजे है तो 1 बजे 1 घंटा में ये यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री बनाएगा, राइट। समझना है, बस समझते रहिएगा। अगर बोलूँगा 3 घंटे में कितना कंप्लीट कर लेता है, तो 30, 30, 60 और 30, 90, यानी 3 घंटे में, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे की सुई बना लेगी। वैसे ही 5 बजे घड़ी की घंटे की सुई कहाँ रहेगी, 4, 5, 6 तो यहाँ बचता है ना, यहाँ पे रहेगी ना। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल बना लेगी घंटे की सुई, 90 और प्लस 30, 120 और 30, 150, 150 डिग्री तो बना चुकी है 5 बजे तक। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। होगा तो इन्हीं तीनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। ठीक है, या तो 155 होगा, 165 होगा, या ई आंसर होगा, राइट। अब 150 से ज्यादा होगा, राइट। अभी 10 मिनट और दे दिया है क्वेश्चन कि 10 मिनट में घंटे की सुई और कितना एंगल बना लेगी, ये आप पता करना है। ठीक है, ओके, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आपको 1 घंटे में कितना एंगल बनाती है घंटे की सुई, 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है ना घंटे की सुई, राइट। 1 घंटा का मतलब कितना होता है, 60 मिनट। तो 60 मिनट में घंटे की सुई 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो 10 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 बटा 30 बटा, बताइए, 60 × 10, ये 6 और ये 6 से ये घटा 5 डिग्री, यानी 5 डिग्री और बनाएगी। 150 पहले से था, इसमें 5 जोड़ दीजिए तो ये बनेगा 155 डिग्री का। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा 155 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक बार वीडियो को बैक करके देख लीजिए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं वर्डिंग्स में, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। याद रखिएगा कि मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बना लेती है घड़ी में, और घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, ये दो लॉजिकल सेंटेंसेस हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन ऐसा है कि जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन को देख के आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अम, इसमें एक्चुअली पता करना है कि ये जो यूनिट में जो नंबर्स है ना, 9, 2, 6, 1, ये किसी नंबर को अगर हम स्क्वायर करें, वर्क करें, तो यूनिट में ये सब नंबर आते हैं क्या,
नाइन, नाइन आता है। अगर 3 को स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा। कोई ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर करें जिससे 2 आए लास्ट में? मुझे तो ऐसा कोई नंबर दिख नहीं रहा है। 6 आता है क्या किसी नंबर को स्क्वायर करने में लास्ट में? हाँ, अगर जैसे 36 हो, 36 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, वो आता है। एक भी आता है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में एक आएगा। तो बेसिकली ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन कि वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एक का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में यूनिट में एक आता है। दो का स्क्वायर करते हैं 4 आता है। तीन का स्क्वायर करते हैं 9 आता है। ठीक है, चार का स्क्वायर करते हैं 16 आता है। ठीक है, 16 आ सकता है, राइट। पाँच का स्क्वायर करते हैं 25 आ सकता है। मतलब यूनिट में पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, एक भी आ सकता है, 9 आ सकता है। अभी तक 6 का स्क्वायर, ये भी 36 यानी 6 आ सकता है। ठीक है, सात का स्क्वायर 49, 9 आ सकता है। आठ का स्क्वायर 64, चार आ सकता है। नौ का स्क्वायर 81, एक आ सकता है। अगर 10 का स्क्वायर करें तो 100, जीरो आ सकता है। दो तो मुझे कहीं तक नहीं दिखाई दिया, दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा दो। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर करें तो उसके यूनिट डिजिट में दो नहीं आएगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। इस वीडियो को रेफर कीजिए एक बार फिर से। समझ में नहीं आया तो फिर से वर्डिंग्स को सुनिए, बैक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913, और 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। एक्स एंड वाई का मान क्या है ये फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है आपको। आ, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन वन को 131 से, इक्वेशन टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए 217 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 217 गुना 131x प्लस 131 स्क्वायर वाई बराबर 913 गुना 131। और नीचे वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा? 131 गुना 217 एक्स प्लस 217 गुना, ये तो स्क्वायर हो जाएगा, वाई। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा 827 गुना 217। अब ये दोनों टर्म तो, ये और ये दोनों तो कॉमन है, तो इक्वेशन वन को दो में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 217 स्क्वायर माइनस 131 स्क्वायर वाई बराबर, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लिकेशन में से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर लीजिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा? कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 598, 59856। ठीक है, यहाँ वैल्यू आ जाएगी y, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 29928, यहाँ पे 59856। y की वैल्यू आ जाएगी दो। ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू रख दीजिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे यहाँ था 217, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस y की वैल्यू कितनी है? दो। तो मीन्स क्या हो जाएगा? दो, छः, दो, और 913। 913 में से 262 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? एक, छः गया 5, 8 में से 2 गया 6 बटा 217, तो ये आ जाएगा आपका 3। 3 से ये कट जा रहा है, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 2। आई होप ये आपको लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन है कुछ समझ में आया होगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सीधे फॉर्मूला पे है। ठीक है, इस पूरे टर्म को आपको a मान लेना है, और इस पूरे टर्म को अगर आप b मान लेंगे, ठीक है, तो आपको पता होगा, आपको
याद करना पड़ेगा ये फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर ये पूरा टर्म ए है और ये पूरा टर्म बी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 9 8, बिकॉज 479 प्लस और माइनस तो कट जाएगा ए प्लस बी में। ठीक है, और यहाँ का क्या हो जाएगा, ए माइनस बी में ये वाला टर्म 598 वाला कट जाएगा और ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 479, यानी ऊपर का न्यूमरेटर हमारा आ गया निकल के और डिनोमिनेटर दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ 598 गुना 479, 479 से ये कटा, 598 से ये कटा, बच गया 2 गुना 2, आंसर हो जाएगा आपका 4। सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 4। नाउ ये क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या जो है वो 1,76,400 है। ठीक है, यदि यह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी, यानी 2 साल के बाद पूछ रहा है। अभी की जनसंख्या कितनी है, 1,76,400। ठीक है, अगले साल कितनी हो जाएगी, इसमें बढ़ोतरी होगी ना, कितनी की, 5% की। ठीक है, यानी 1.05 की प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, यानी अगले साल की जनसंख्या ये हो जाएगी। ठीक है, अगले साल की जनसंख्या ये, ठीक है, बोल रहा है कि 2 साल के बाद की जनसंख्या निकाले, तो इसमें फिर से 1.05 की बढ़ोतरी होगी ना, क्योंकि 5-5% हर साल बढ़ते जा रही है, यानी 2 साल के बाद पूरी जनसंख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो अब यही निकालना है आपको, इसकी वैल्यू कितनी आएगी निकाल लीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, लेट्स कैलकुलेट। 1,764,000, 1,764,000 इंटू 1.05 इंटू 1.05 कितना आ गया, 1,94,481, 1,94,481। ओके, हालांकि एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मेथड पता होना चाहिए, मेथड पता होगा तो आप लोग वहाँ पे अपना समय निकालें। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है एग्जामिनेशन में, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुक्रम 4, 18, 48, 100 फिर क्वेश्चन मार्क है 294 में लुप्त संख्या क्या है, यानी ये नंबर आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, 4 है, 4 को क्या हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 × 2 स्क्वायर, 18 को लिख सकते हैं 2 × 3 स्क्वायर, 48 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 4 स्क्वायर, क्योंकि 4 चौका 16, 32 16 3 48 हो गया। ठीक है, ऐसे ही 100 को लिख सकते हैं यहाँ पे 4 × 5 स्क्वायर, तो अगली संख्या क्या होगी यहाँ पे, यही पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 4, यहाँ 4 के बाद ऑब्वियसली 5 आएगा और यहाँ 5 का स्क्वायर था तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर। 36 × 5 कितना होता है, कोई बता सकता है, होता है 180। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 180। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन है 2nc3 डिवाइडेड बाई nc2 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 3, तो n का मान है। ओके, नाउ ये जो क्वेश्चन है ये है कॉम्बिनेशन से। ओके, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना 2nc3 डिवाइडेड बाई nc2, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा देखिएगा, इसको लिखेंगे 2n, ओके, इंटू 2n-1, ओके, इंटू 2n-2, तो 1 गुना 2 गुना 3 डिवाइडेड बाई nc2 को कैसे लिखेंगे, n × n-1 डिवाइडेड बाई
2। ओके, ये हो गया 44 डिवाइडेड बाय 3। ये से ये कैंसिल हो गया, एक एन से ये कैंसिल हो गया। नाउ इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना? बच गया ये। थोड़ा ये टिपिकल क्वेश्चन है इसलिए इसको समझना ज़रूरी है। आप इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ी देर बने रहिए, पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये बच गया हमारा 2 इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 is equal to 44n-1। ओके, राइट। 2 इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना हो जाएगा? 4n²। हाँ, देखिए ऐसे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा होते जा रहा है। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं और देखते हैं सॉल्व हो पाता नहीं। हम ऑप्शन की मदद लेंगे, ऑप्शन से हम पुट करते जाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं यहाँ पे तो ये कितना हो जाता? 2c3 और यहाँ पे 2c2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते 2c3। हमेशा याद रखिएगा कॉम्बिनेशन में अगर ऊपर वाला नीचे वाली संख्या से कम है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है कॉम्बिनेशन में, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, छोटे से स्टार्ट करते हैं। अगर डी रखते हैं, एक बार ये 4 रख के देखते हैं यहाँ पे, तो 4 रखते हैं तो 4 और 2 8, 8c3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 8c3 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4c2। ठीक है, 8c3 इसको कैसे लिख सकते हैं? 8 गुना, चूंकि 3 बार है ना तो एक एक कम करते जाएंगे 3 बार। 8 गुना 7 गुना 6, और यहाँ पे 3 बार है तो 1 गुना 2 गुना 3, ऐसे लिखते हैं 8c3 को। ओके, वैसे ही 4c2 को 2 बार करना है तो 4 और 1 कर देंगे 3, और 1 गुना 2, ये तो ये कट गया, राइट। और 4 से ये कट गया 2, और 3 से ये कट गया 6, राइट। तो ये कितना हो गया? कितना बचा? 14, 14 दुना 28, ये आ रहा है 28/3, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक बार 6 करके देखते हैं। 6 दुना 12c3 डिवाइडेड बाई 6c2। ओके, तो इसको कैसे लिखेंगे? एक मिनट। हाँ जी, इसको कैसे लिखेंगे? 12 गुना 11 गुना 10, 1 गुना 2 गुना 3। ठीक है, एक एक कम करते जाएंगे और यहाँ पे 1 3 तक लिखेंगे। ठीक है, 6 गुना 5 और 1 गुना 2, तो ये तो कट गया। ठीक है, 6 से ये कटा, 6 दुना 12, और 5 से ये कटा, 5 गुना 10, 11 दुना 22 दुना 44, 44/3, ये हमारा आ गया। 44/3 ही तो था यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या रखा था? 6 रखा था, दैट मीन्स 6 इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये भी एक मेथड होता है, ये भी एक अप्रोच होता है कि ऑप्शन से रख के आप जितना जल्दी हो सके सॉल्व कर लें और क्वेश्चंस को लंबा ना करें। इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते थे लेकिन इससे लंबा जाता है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था जो कि काफ़ी लंबा जाता और धीरे धीरे आपको टाइम लगता। तो ऐसे क्वेश्चन को ना, जब एक बार आप अटेम्प्ट करने लगे और आपको लगे कि क्वेश्चन अब लंबा होते जा रहा है, तो ऑप्शन से मदद लें, हेल्प लें और उसको सॉल्व करें। आई होप आपको समझ में आया होगा। एन की जगह 6 रखें, फिर सॉल्व करें और आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। और आपको एक मेथड भी पता लगा होगा कि 8c3 को कैसे लिखते हैं। 8c3 को नीचे 1 2 3 लिख लीजिए और 3 बार 8 को कम करते जाइए, एक एक, 8 से 7, 7 से 6, तो 3 बार ऊपर 3 बार नीचे। ठीक है, 4c2 नीचे 1 2 और 4 और 3 ऊपर, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। अपना सॉल्व सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपको मैच हो जाएगा। नो, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 66वीं बीपीएससी में, वो काफी इंटरेस्टिंग था।
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें दिया गया है कि यदि m संख्याओं का औसत जो है वो n स्क्वायर है। ओके, तो इसको मान लीजिए कि m1 प्लस m2 प्लस ये mm, m संख्याओं का औसत, टोटल m संख्या है, क्या दिया होता है n स्क्वायर, ठीक है, और n संख्याओं का n1 प्लस n2 प्लस n टोटल n था, औसत मतलब डिवाइड कर देते हैं, ये था m। तो m प्लस n संख्याओं का औसत पूछ रहा है, राइट। तो इस इक्वेशन से m को इस साइड में लाइए, तो m1 प्लस m2 प्लस m को क्या लिख सकते हैं, mn स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे ही, इससे n1 प्लस n2 प्लस n n को n m स्क्वायर लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है कि m प्लस n संख्याओं का औसत, यानी इसको और इसको जोड़ दीजिए, ठीक है, यानी m1 प्लस m2 प्लस mm प्लस n1 प्लस n2 प्लस nn, ये टोटल संख्याएं कितनी है, m प्लस m है, इनका औसत क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे mn स्क्वायर लिखिए, ऊपर यहाँ से रख दीजिए, और इसकी वैल्यू कितनी है nm स्क्वायर, सॉरी nm स्क्वायर, और डिवाइड नीचे m प्लस n है, ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा mn, तो हो जाएगा m प्लस n, और नीचे m प्लस n है ही, ये और ये कट गया, बच क्या गया mn, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा mn, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज अभी आने वाली वीडियोस में आपको जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं सबको एक मेथड, एक लॉजिक के थ्रू मैं समझाऊंगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप किसी भी तरीके के क्वेश्चंस जो भी पूछे जाते हैं, जो भी बीपीएससी का पैटर्न है, आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये पीडीएफ मैं सेव कर देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, कृपया आप उसको डाउनलोड कर लें और आप अपने रेफरेंस के लिए रख लें। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सबका भला हो। थैंक यू सो मच।